नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के गांव खेड़ी खुशनाम में खुदाई के दौरान खेत से मिले सोने के सिक्के निकलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया और बुधवार को पुरातत्व विभाग की टीम ने प्रशासनिक अमले के साथ गांव खेड़ी खुशनाम में पहुंचकर मामले की जांच की, लेकिन टीम को कोई सफलता नहीं मिल सकी। टीम के द्वारा खेत स्वामी ओमी व अन्य ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें खेत स्वामी ने खेत से धातु के सिक्के निकलने की बात को स्वीकार की, लेकिन खेत स्वामी का कहना है कि मुझे खेत से कुछ नहीं मिला। गाँव के कुछ बच्चों को खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी भरकर ले जाते हुए ट्रॉली से नीचे गिरी मिट्टी से सोने के सिक्के निकलने का दावा किया है, लेकिन जांच के दौरान ना ही उन बच्चों का पता लग पाया और ना ही किसी से सिक्के मिले, जिससे पुरातत्व विभाग की टीम जांच कर सके। हालांकि खुदाई के दौरान सिक्के मिलने की बात को झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति खेत से मिले सिक्कों को दिखाने को तैयार नहीं है, जिसके बाद जांच टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस दौरान जिला खनन अधिकारी, उप जिला अधिकारी उन मणि अरोड़ा, झिंझाना थाना प्रभारी सर्वेश कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अभी देखिए, अभी पुरातत्व टीम के साथ और पुलिस टीम के साथ हम प्रशासन की टीम यहाँ पर आई है और अभी तो कुछ यहाँ पर मिला नहीं है। जैसे खेत मालिक से बात हुई है, तो अभी जो भी होगा आगे बताएंगे। क्या लग रहा है मैम, जैसे पुरातत्व विभाग की टीम भी आपके साथ आई, कि क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर? अभी फिलहाल तो देखिए पुरातत्व टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। अब जाँच की जाएगी, आगे तो पता लगेगा। तो प्रथम दृष्टया मैम क्या प्रथम दृष्टया यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो पाया। डीएम साहब को तो हमने बता दिए हैं कि जो प्रोसेस है आप लोगों का, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग सब सहायता करें कि अगर उसी को हमको ट्रेस हो जाए, क्योंकि हम किसी के नाम पे कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं। अगर जो भी आदमी देगा, जो गांव वाले भी देंगे, सबके उनके नाम ही लिखा जाएगा बाकायदा। जो भी उनको जो म्यूजियम में रखा जाएगा, उनका नाम के साथ इस गाँव का भी नाम रोशन होगा। इसमें हमारा क्या, हम लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं कि आप लोग करते हैं, हम तो यहाँ से कल चले जाएंगे, मगर गांव का नाम रह जाएगा। इसलिए हम लोग कितने कष्ट करके इतने लोग आए हम लोग को, तो हम लोग आपको सपोर्ट चाहिए। सब लोग अगर सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, जैसा कि आपके द्वारा यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया गया है, इसमें क्या संभावनाएं आपको लगी, क्या है? संभावना किसे बताएंगे, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है ना कि क्या है क्या नहीं, तो पता कैसे पाएंगे। गाँव वाला की हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गाँव वाला को गुजारिश जो कर रहे हैं कि अगर है तो गाँव वाले सारा सब सपोर्ट करें और धरोहर को सामने लाए। इसमें किसी के पास कोई कार्रवाई किया नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में जिला अधिकारी ने पुरकाजी नगर पंचायत द्वारा बनाए गए रैन बसेरे की व्यवस्था को परखा। जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे बुधवार को नगर पंचायत पहुंचे और वहां बनाए गए रैन बसेरे की व्यवस्था को देखा। जिला अधिकारी के साथ एडीएम अमित कुमार, एसडीएम सदर दीपक कुमार मौजूद थे। जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने ईओ मनोज कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी एडवोकेट ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा 10 पुरुषों और महिलाओं के 6 बेड तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और रैन बसेरे के लिए अन्य बेड की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। सरकार के निर्देश पर हर साल सर्दियों के समय पर रेन बसेरा का व्यवस्था की जाती है। इसमें जो गांव देहात के लोग हैं, जो कस्बे के लोग हैं, अगर कहीं से बाहर से आते हैं या उन्हें अपने घरों तक जाने के लिए साधन नहीं मिल पाते हैं और रात्रि में उन्हें कहीं विश्राम करना पड़ जाता है, या मजदूर तबके कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में उन्हें जिन्हें रात को विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो नगर पंचायत पुरकाजी द्वारा रेन बसेरे का व्यवस्था की जाती है, जिसमें पुरुषों का और महिलाओं का अलग से व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। और हमारी तरफ से तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, पूरी तरह से साफ सफाई वहाँ पर की गई है और नगर पंचायत कर्मचारी लगातार रेन बसेरे पर अपनी नज़र रखते हैं। स्वयं ईओ साहब लगातार व्यवस्थाओं को देखते हैं। नगर पंचायत का जो रेन बसेरा है सुचारू रूप से सही तरह से चल रहा है। सर, कितने बेड का रूम तैयार किया गया? उसमें पुरुषों के लिए करीब 10 की हमने व्यवस्था इस टाइम कर रखी है और महिलाओं के लिए 4 से 6 महिलाओं के लिए व्यवस्था की है। लेकिन अगर किन्हीं परिस्थितियों में इनकी संख्या बढ़ती है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सभी संसाधन उपलब्ध हैं। अगर व्यवस्था बढ़ाने की बात आती है तो व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी हो। नगर पंचायत पुरकाजी की अपनी पूरी तरह से तैयारी है कि अगर संख्या
जनपद ललितपुर के मंडावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के साथ जमकर मारपीट की गई। थाना सोजना क्षेत्र के गांव कोना कुशमार से आए एक जहरीला पदार्थ का सेवन किए हुए मरीज का इलाज कराकर तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में शराब पीने शुरू कर दी, जिसको वार्ड बॉय द्वारा मना करने पर मारपीट कर अस्पताल में इमरजेंसी रजिस्टरों को फाड़ फेंका गया और काफी तोड़फोड़ की गई। कोरोना काल की संकट की घड़ी में डॉक्टर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर दिन रात एक करके स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग एक जहर किए गए मरीज के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरा में इलाज के लिए आते हैं और इलाज होने के बाद एक फार्मासिस्ट राजेंद्र नामदेव और वार्ड बॉय कामेश जोशी व सोनू अहिरवार के साथ मारपीट करते हैं, जिसमें वार्ड बॉय कामेश को काफी ज्यादा चोटें आई और लगभग 20 दबंगों ने लात घूंसों से उसकी इतनी पिटाई की कि वार्ड बॉय जिसे रात में ही डॉक्टर की निजी गाड़ी से जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया और फार्मासिस्ट राजेंद्र नामदेव को हाथ में खरोच के साथ ही चोट और गले में नाखून की चोट आई है। डॉक्टरों ने कहा कि जब तक हम लोगों के साथ पूर्ण न्याय नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार करके धरने पर बैठे रहेंगे और जहां नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया था वो भी स्टाफ ने स्थगित कर दिया। लक्ष्मी हमारा नाम है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे आदमी के सिवा कोई है नहीं, उन्हीं का कोई सहारा है। मारपीट हुई है उनके साथ में। कैसी स्थिति है अब उनकी? बहुत सीरियस है, अस्पताल में भर्ती हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम तो न्याय चाहते हैं, बस कुछ नहीं चाहते हैं, हमें न्याय चाहना है। मुझसे क्या बात हो गई तो बताया कि जो है ये लोग जो है आपस में ही वो लोग अपने ही आपस में अपने ही अस्पताल के कर्मचारियों को उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसके बाद वहीं गाड़ी खड़ी थी उनकी, बोनेट पे रख के शराब पी रहे थे। अच्छा, कितने लोग थे? कौन सी गाड़ी से आए थे? 20-25 लोग थे। हाँ। और बोलेरो थी शायद, उसी पे बोनेट पे वहीं पे रख के पी रहे थे। उसमें उसने वार्ड बॉय ने मना किया कि भाई ये सब यहाँ मत करो और ये गाली गलौज स्टाफ के लिए काहे कर रहे हो। तो उन्होंने जो है उसके आपस में उनकी जो है बकवास हो गई और उसी में फिर उन्होंने जो है किस किस को मारा हो? कितना किस हद तक, मतलब जैसे आप पता चला है कि एक बार बॉय को ज्यादा मारा गया है? बीच बचाव भी किया उनके बीच। हाँ। उसको भी अलग किया। हाँ। चलो उसको किनारे करके घर भेज दूं। हाँ। वो घर जाने लगा, फिर उन लोगों के पीछे से जाके उसको पकड़ के मारने लगे। हाँ। जब मारने लगे तो फिर मैं पहुंचा तो फिर मुझे भी मारा। आपको कहाँ कहीं कोई चोट लगी है? ये हाथ में चोट है। हाँ। गर्दन में है। अच्छा, गर्दन पे भी बाज किया है। और जो वो जो फार्मासिस्ट है उसकी हालत कैसी है? बार्ड बॉय उसको बेहोशी की हालत में वो लोग छोड़ के फिर भाग गए। हाँ। तब तक मैंने सबको सूचना दी, तब तक वो लोग भाग चुके थे। इस बारे में मंडावरा थाना पुलिस से कोई कुछ नहीं, पुलिस को 3 बार फोन किए गए, तब आई और आके ही बाहर से एज ए फॉर्मेलिटी की तरह करके चले गए। फिर हम थाने गए, थाने में भी हमारी सूचना दर्ज नहीं की, एप्लीकेशन ले लिया। एसओटी साहब से भी उन्होंने बात की, जो इंस्पेक्टर थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि रख लो, सुबह देखते हैं। तो ये ऐसे में ये कुछ लोगों की जानकारी मिली है, लोग रात में पॉइजन केस आया हुआ था हमारे CSC में, तो उसका इलाज किया गया और उसको ठीक कर दिया गया। उसके साथ जो लोग आए हुए थे वो यहीं कैंपस में बैठ के शराब का सेवन कर रहे थे और हमारे स्टाफ द्वारा उनको मना किया गया, जिससे आक्रोशित होकर हमारे स्टाफ को मारपीट व गाली गलौज करने लगे। इसलिए छूट के हमारा स्टाफ का एक बार हुआ अपने घर जाने लगा, तो उसके पीछे दौड़ के उन्होंने फिर उसको रास्ते में पटक के फिर से उसकी मतलब हाथापाई की, उसके साथ मारपीट की और वो जिला अस्पताल में भी भर्ती है। पुलिस कार्यप्रणाली किस तरह से आपके अभी तक संतोषजनक नहीं है। रात में स्वयं में और हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक जी हैं वो भी गए हुए थे ज्ञापन देने के लिए, तो अभी तक कोई संतोषजनक स्थिति नहीं है पुलिस की तरफ से, ना ही अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई की गई है। अभी 11 बज रहा है, रात को हम लोग 10 बजे गए थे वहाँ पे, अभी तक कुछ पुलिस द्वारा कुछ नहीं किया गया। कोई गिरफ्तारी या FIR नहीं? अभी तक कुछ नहीं किया गया। इसीलिए स्टाफ में आक्रोश है। स्टाफ से हमने कार पे वापस लौटने के लिए रिक्वेस्ट की है, लेकिन स्टाफ तैयार नहीं है। जो ये दवाइयाँ और जो रजिस्टर वगैरह फटे पड़े हैं, ये क्या उन्हीं लोगों की वजह से होगा? ये उन्हीं के आए थे, कुछ लोग अंदर घुस आए थे, आक्रोश में शराब का सेवन किए हुए थे, तो उसी में दवाइयाँ और तोड़फोड़ की है यहाँ पे।
बुधवार की सुबह एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव ने थाना रामराज का वार्षिक निरीक्षण किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी एसएसपी द्वारा जिले के प्रत्येक थाने का निरीक्षण किया जा रहा है। बुधवार की सुबह एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव रामराज थाने में पहुंचे और थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने शस्त्रकार, थाना कार्यालय, आपराधिक रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, एनसीआर रजिस्टर, जमानत तस्दीक रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, महिला उत्पीड़न आदि रजिस्टर व मैं शौचालय, कोविड-19 टैक्स, आवास बैरिक, मालखाना, थाना परिसर आदि का निरीक्षण किया व थाने के समस्त स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और थाना क्षेत्र में समस्त ग्राम चौकीदारों को ठंड से बचाव के लिए कंबलों का वितरण किया और टॉर्च भी दिए गए। इस दौरान थाने में समस्त स्टाफ चौकन्ना बना रहा। एसएसपी ने बताया कि थाने में निरीक्षण के दौरान सही पाया गया है। थाने के समस्त पुलिस कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम विज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा गया, जिसमें व्यापारियों ने कहा कि कोरोना संकट काल में व्यापारियों के व्यापार लगभग 3 माह तक बंद रहने के कारण व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और उन्हें पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार सही कर टैक्स का भुगतान कर सके एवं व्यापारियों पर लगने वाले कॉमर्शियल विद्युत दरों को कम किया जाए। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यापारियों को तत्काल प्रभाव से पेंशन दी जाए। व्यापारियों के स्टॉक के बीमे की जिम्मेदारी शासन स्तर पर सरकार की ही हो। इन सहित आदि मांगों को लेकर प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के भाई अमित गर्ग जी के नेतृत्व में एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हमारी मांगे, कोरोना काल में 3 माह तक हमारा व्यापार बंद रहा, हमारी दुकानें बंद रही और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों को राहत पैकेज देकर के उद्योगों को चलाने का काम किया, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसी प्रकार से हमारे खुदरा व्यापारी जितने भी हैं उन्हें भी इस तरह का राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि इस 3 माह के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, बिजली के बिल हम जमा नहीं कर पा रहे हैं समय से, बैंकों का ब्याज हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 3 माह के माफ़ किए जाएं, 3 माह की बच्चों की फीस माफ़ की जाए और जो बैंकों का लोन हमारे ऊपर है उनकी किस्तें, वो वाहन के रूप में लिया गया हो या किसी अन्य रूप में लिया गया हो, 3 माह की किस्तें माफ़ की जाएं। और हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि 60 वर्ष से ऊपर का जो हमारा व्यापारी है उसकी तुरंत पेंशन लागू की जाए और जो हमारी विद्युत दरें बढ़ाई गई हैं, कॉमर्शियल बना दिया गया हमारे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को, उन्हें घरेलू विद्युत बिलों के रूप में हमारे से वसूला जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने ये ज्ञापन। प्रदेश की योगी सरकार महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में नारी शक्ति अभियान चला रही है और प्रत्येक थाने पर नारी शक्ति को धार देने के लिए एंटी रोमियो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसकी देखरेख में गलियों व घरों में जाकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन शामली के कैराना में खुद एंटी रोमियो प्रभारी ही सुरक्षित नहीं है। एंटी रोमियो प्रभारी अंजू ने एसएचओ कैराना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसएचओ कैराना प्रेमवीर सिंह राणा पर पीड़िता ने उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। अंजू का आरोप है कि वह उससे निर्धारित समय से ज्यादा समय तक ड्यूटी कराते हैं, उसके बावजूद भी एसएचओ उनको नसीहत करते हैं और स्टाफ के सामने कामचोर निकम्मा कहते हैं। दरअसल अंजू कैराना कोतवाली थाने में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। कैराना कोतवाली में अंजू को नारी सशक्तिकरण में एंटी रोमियो प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे अंजू बाखूबी निभाती है, लेकिन एसएचओ बिना किसी कारण के उनका शोषण करते हैं। एसएचओ कैराना ने कई बार एंटी रोमियो प्रभारी अंजू के विरुद्ध रपट भी लिखी जा चुकी है, जिससे आहत होकर अंजू ने पहले एसपी शामली का दरवाजा खटकाया, लेकिन त्योहारों की व्यवस्था के चलते एसपी शामली से मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद पीड़िता ने डीआईजी सहारनपुर का रुख किया और इंसाफ पाने के लिए डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल को सारी आपबीती बताई, लेकिन पीड़िता को वहां से भी कोई इंसाफ नहीं मिला।
एसएचओ कैराना के इस रवैये से साफ जाहिर है कि महिला उप निरीक्षक व एंटी रोमियो प्रभारी का उनकी नजरों में कोई सम्मान नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले का एक वीडियो पीड़िता ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी शामली नित्यानंद राय ने जाँच बैठा दी है और जाँच के बाद कार्रवाई की बात की है। मेरा नाम अंजू है, उप निरीक्षक अंजू, थाना कैराना में, जनपद शामली में मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे 25 जुलाई मेरी पोस्टिंग हुई कांदला थाना से, और यहाँ पे प्रेमवीर राणा जो एसएचओ कैराना है, वे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं, या फिर मैं अगर कोई बात नहीं मानती उनकी तो फिर मेरी रपट लिख देते हैं। और मैं एंटी रोमियो प्रभारी बनी हुई हूँ, उसमें नारी सशक्तिकरण में मैं 7 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ। और कभी कभी ये हमारे साथ में भी जाते हैं किसी उसमें, और 10-10 बज जाते हैं, यानी कि मैं पूरे 16-17 घंटे ड्यूटी करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे निकम्मा कहते हैं सभी के सामने कि ये निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। और मैं अगर एब्सेंट हो जाती हूँ किसी वजह से, कोई मुझे परेशानी हो गई या मैं कमरे पे आ गई दवाई लेने, तो मुझे टॉर्चर करते हैं और रपट लिख देते हैं। तो आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं की? मैंने उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत की थी, एसएचओ की। यहाँ पे मैं कप्तान साहब के पास गई, वहाँ पे वे थे नहीं त्योहारों की वजह से। आज भी गई वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद मैं डीआईजी साहब यहाँ पे सहारनपुर आई। डीआईजी साहब ने भी सुना, कहा ठीक है संज्ञान में लेंगे इस बात को। तो आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण चल रहा है, अगर मैं खुद एंटी रोमियो प्रभारी हूँ, जब मेरा शोषण हो रहा है तो महिलाओं को मैं कैसे वो दिला सकती हूँ इंसाफ। शामली जनपद के थाना झिंझाना प्रभारी सर्वेश कुमार अपने कारनामा को लेकर सुर्खियों में हैं। एसओ सर्वेश कुमार का सिविल वर्दी में ड्यूटी करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में सर्वेश कुमार ट्रैक सूट में नजर आ रहे हैं। झिंझाना एसओ का यह रूप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। एसओ झिंझाना वर्दी से परहेज करते हैं और वर्दी पहनना एसओ को नागवार गुजरता है। झिंझाना एसओ अक्सर ड्यूटी के दौरान सिविल वर्दी में रहते हैं। बीते कल भी एसओ सर्वेश कुमार का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एसओ थाने के मुंशी को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, जिस पर एसपी शामली ने स्पष्टीकरण भी मांगा था, लेकिन आज फिर एसओ का यह रूप सुर्खियों में है। गौरतलब है कि बागपत में सब इंस्पेक्टर की दाढ़ी पर मचे बवाल के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने यूपी पुलिस को अनुशासन में रहने के आदेश जारी किए थे, लेकिन एसओ झिंझाना की हठधर्मिता के आगे डीजीपी के आदेश कोई मायने नहीं रखते। एसओ झिंझाना डीजीपी के आदेश को नहीं मानते। फिलहाल एसपी शामली ने इस पूरे मामले में एसओ झिंझाना से स्पष्टीकरण मांगा है, जिसके उपरांत ही एक्शन लिया जाएगा। थाना प्रभारी झिंझाना एक घटना स्थल में प्राइवेट वस्त्रों में उपस्थित हैं, जिसको लेकर के एक उनकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस संबंध में उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रवैया अपना रही है और प्रदेश के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया है, ताकि महिलाओं को इंसाफ के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन सरकार के दावों को खोखला करने के लिए झिंझाना पुलिस पूर्ण भूमिका निभा रही है। झिंझाना में एक पीड़ित नवविवाहिता इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है और पुलिस पर आरोप है कि उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। उल्टा पीड़िता को ही कभी थाने तो कभी चौकी के चक्कर कटाए जा रहे हैं। मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव गढ़ी हसनपुर का है। गाँव गढ़ी हसनपुर निवासी महिला अर्शी की शादी 6 माह पूर्व गाँव के ही कासिम नाम के युवक से हुई थी। पीड़िता के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन पीड़ित अर्शी के ससुरालिये शादी में मिले दान दहेज से खुश नहीं थे। शादी के बाद से ही पति व ससुरालिये विवाहिता को तंग करने लगे और अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे, जिसके बाद से ही पीड़ित को प्रताड़ित किया जा रहा है। ससुरालियों ने नवविवाहिता को घर से निकाल दिया और दहेज में 1 लाख रुपए व बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की। साथ ही ससुरालियों का कहना है कि अगर वह दहेज लाने में असमर्थ है तो वह घर में जाकर ना घुसे। ससुरालिये नवविवाहिता को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने विवाहिता की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया। उल्टा पीड़िता को ही पुलिस ने कभी थाने तो कभी चौकी के चक्कर कटवा दिए। लॉकडाउन में शादी करी थी लड़की की, हमें चीज बस मांग रहे, तलाक देना, वो कह रहे बुलेट मांग रहे, लड़की को कह रहे बुलेट लेकर करना अपना घर। अच्छा, कब? गढ़ी हसनपुर में गाँव में मारने की धमकी दे पुलिस। उसके 2 बार पुलिस भेज ली। अब हमारे साथ ऐसा झगड़ा हो रहा नहीं, चौसा नहीं जाओ, गढ़ी हसनपुर जाओ, वहीं से होगा सारा मामला। जी यहाँ से दरोगा से मिले।
नाम तो नहीं जानते, जो अंदर गए पहले तो इससे मिले मैडम से, फिर अंदर गए। अच्छा। हाँ जी, तो अंदर भेज दिया उन्होंने। जो कहा जी अंदर जाओ दरोगा के पास। अच्छा। तो वही जाओ, चौसा नहीं, वही दरोगा के सब बात करो जाके। उत्तराखंड के देहरादून के विकास नगर क्षेत्र की घटना कवरेज करने गए पत्रकार से थाना सहजपुर पुलिस ने बदसलूकी कर मोबाइल छीनने का प्रयास किया, जहां यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पत्रकार के साथ यह बदसलूकी तब की गई जब दो गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसको लेकर जब सहजपुर पुलिस वहां पर मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी कर रही थी तो यह सारा वाकया मौके पर पहुंचे हलचल इंडिया के पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। तभी पुलिस के एक जवान ने अपशब्द बोलते हुए मोबाइल छीनकर कैमरा बंद करा दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की एक मुख्य कार्यकारिणी की बैठक अध्यक्ष अमरीश राणा की अध्यक्षता संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह की मौजूदगी में हुई, जिसमें एसोसिएशन के विस्तार को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एसोसिएशन के लीगल सलाहकार मनोज पुंडीर भी मौजूद रहे, जिसमें मनोज पुंडीर के द्वारा सभी पदाधिकारियों को शालीनता पूर्वक एसोसिएशन को चलाने की सलाह दी गई। सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें सुमित निवासी रामपुर मणिहरन को सहारनपुर जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। उपस्थित पदाधिकारी गणों में ठाकुर उदयराज, पूर्व चेयरमैन बबली राणा, डॉक्टर महिपाल सिंह, राजवीर शास्त्री, अजय राणा, ठाकुर रामवीर सिंह, सुनील सैनी, संजीव भारद्वाज, राकेश राणा आदि मौजूद रहे। आज बिरालसी में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें संगठन के विस्तार पर चर्चा हुई। वह सुमित कुमार निवासी रामपुर मणिहरन को सहारनपुर जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनसे आशा है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, सफलतापूर्वक निर्वाह। अमरोहा के हसनपुर में जिलाधिकारी के निर्देशों पर पुलिस बल सहित पालिका टीम ने संभल बस अड्डे से रहरा अड्डे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें कि नगर के संभल अड्डे से लेकर रहरा अड्डे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें मेन रोड के नजदीक दोनों साइड में हो रहे अतिक्रमण को हटवाने के लिए हिदायत देते हुए सड़क के नजदीक पड़े अतिक्रमण को जब्त किया गया। साथ ही सख्त हिदायत देते हुए नगर पालिका नाले से बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए, जिसमें नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी निहाल सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों एवं जिलाधिकारी के आदेशों पर कोतवाली में जिलाधिकारी विजय शंकर ने बैठक की, जिसमें निर्देश प्राप्त होने के बाद 3 दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान का आयोजन किया गया। ये अतिक्रमण अभियान उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे। इस संबंध में कई बार शिकायतें भी बराबर जनता से प्राप्त हो रही हैं। कल इस संबंध में बैठक हुई थी उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, उनसे हम लोगों ने निर्देश प्राप्त किए। आज सुबह कोतवाली में इस संबंध में बैठक हुई थी। कोतवाल साहब, मैं और उप जिलाधिकारी महोदय थे, जिसमें उनके निर्देशों के अनुपालन में हम लोगों ने संभल अड्डे से और रहरा अड्डे तक ये आज चिन्हित किया है। इसको हम लोग आज अतिक्रमण को हटवा रहे हैं। तो कब तक चलेगा सर ये अभियान? हम लोग 3 दिन लगातार चलाएंगे। अमरोहा के हसनपुर में योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश के चलते रामपुर भूड रोड पर आम का हरे भरे पेड़ों का कटान हो रहा है और वन विभाग मौन बैठा है। आपको बता दें कि नगर के रामपुर भूड रोड झम्मन लाल डिग्री कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर आम के हरे भरे पेड़ों का जमकर कटान किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के सब इंस्पेक्टर और रेंजर सहित जनपद के पीडीएफओ साहब ने फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। लगता है कि वन विभाग की मिलीभगत से ही हरे भरे आमों के पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है। अमरोहा के हसनपुर में सैयद नगली झोला छाप चिकित्सकों पर नोडल अधिकारी ने छापेमारी की, जहां पर अस्पताल सील कर नोटिस थमा दिए गए। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैयद नगली कस्बे में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर अप्रशिक्षित चिकित्सकों के यहां छापेमारी शुरू कर दी, जिसमें कागजात मांगे गए तो वह वैध कागजात नहीं दिखा सके। वहीं झोला छाप नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने अप्रशिक्षित मिले चिकित्सकों के 2 चिकित्सालय को सील कर दिया और 2 लोगों को चिकित्सालय में फैमिली रहने के चलते नोटिस थमा दिए गए, जिसमें बताया जा रहा है कि सैयद नगली कस्बे में धड़ल्ले से 3 दर्जन से अधिक झोला छाप चिकित्सक लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और मरीजों को ड्रिप चढ़ाकर जमकर सर्जरी करते हुए चांदी काटी जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जानबूझकर इससे अनजान बना हुआ है और केवल शिकायत मिलने वाले अप्रशिक्षित डॉक्टरों के चिकित्सालय पर छापेमारी कर इतिश्री कर लेता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, नोडल झोला छाप अमरोहा हूँ।
हम आज हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर सैवन नंगली में झोला छाप द्वारा मरीजों को इलाज किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर आज मेरी टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें हमें 4 क्लिनिक पंजीकृत मिले, जिसमें 2 को सील कर दिया गया और 2 को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया। सील न करने वालों में उसमें फैमिली रहना बताया गया है। सर जैसे ये झोला छाप बेड दुकानें खोले बैठे हैं, तो इस पर यह कार्रवाई होगी या ऐसे ही रहेगा? इन पे सुनिश्चित बिल्कुल हम लोग कार्रवाई करेंगे और पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें समय समय पर मुकदमे संबंधित थानों में पंजीकृत किए जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।